So let us go ahead with next question number 12. अगला question number 12. Transverse wave of same frequency are generated in two steel wires A and B. The diameter of wire A is twice that of B, and tension in A is half that in B. The ratio of velocities of wave in A and B are. सबसे पहले तो ये समझ लो कि पूछा क्या पूछा है, रेशियो ऑफ स्पीड इन वायर ए टू दैट ऑफ बी। तो आपको याद होना चाहिए कि ट्रांसवर्स वेव के केस में स्पीड इज अंडर रूट ऑफ टी बाई एम। टेंशन का इंफॉर्मेशन तो दिया है, टेंशन इन ए इज हाफ ऑफ बी, लेकिन मास पर यूनिट लेंथ लीनियर मास डेंसिटी का इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ लीनियर मास डेंसिटी क्या दिया है, डायामीटर। तो हमको ये इक्वेशन या तो डायामीटर या फिर रेडियस के टर्म्स में लाना पड़ेगा। तो v is proportional to root of t और small m is capital M by L. v is proportional to root of t L, mass is volume into density. v is proportional to root of t L by volume is area into length into cancel and cancel. Then speed is directly proportional to under root of tension upon pi r square. कांस्टेंट क्या था, डेंसिटी। क्यों डेंसिटी, क्योंकि दोनों स्टील के वायर है, स्टील के दोनों सेम वायर है, तो डेंसिटी क्या होगा, सेम होगा। पाई क्या है, कांस्टेंट है। तो v इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ t बाई r। बट आपको ये पता होना चाहिए कि रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू डायामीटर। क्यों, रेडियस इज 2 टाइम्स ऑफ डायामीटर, है ना, उल्टा है, डायामीटर 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो रेडियस में जितना चेंज होगा उतना ही प्रोपोर्शनल चेंज किसमें होगा, डायामीटर में। तो ये याद रखना, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू डायामीटर। तो हमको क्या पूछा है, बी ए बाई बी बी पूछा है। तो क्या आएगा, रूट ऑफ टी ए बाई टी बी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था डायामीटर को, तो डी बी बाई डी ए। लेकिन आपको बोला क्या है, टेंशन इन ए इज हाफ ऑफ टेंशन इन बी, ऐसा बोला है ना, क्लियरली बोला है। टेंशन इन ए इज हाफ दैट इन बी, और डायामीटर क्या है, डबल है। तो डायामीटर ऑफ ए मतलब डी ए इज 2 टाइम्स ऑफ डी बी। करेक्ट हो गया, क्वेश्चन खत्म। कैसे खत्म, तो वी ए बाई वी बी इज रूट ऑफ टी ए बाई टी बी, लेकिन टी ए बाई टी बी इज 1/2। तो ये क्या आएगा, 1/2 डी बी बाई डी ए, डी बी बाई डी ए 1/2, 1/2। तो वी ए बाई वी बी, 1 का रूट होता है 1, रूट 2 का रूट 2, और ये 2, तो 1/2 रूट 2, 1/2 रूट 2, ऑप्शन नंबर बी। डन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। A closed pipe and an open pipe have their first overtone identical in frequency. Their length are in the ratio. वैसे तो आई एक्सपेक्ट कि आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हमने क्वेश्चन पहले सॉल्व किया है। ये PYQ भी है किसका, CET का। अब हमारे सेट में वापस रिपीट हो गया, तो बात कर लेंगे वापस से। क्लोज पाइप और ओपन पाइप का फर्स्ट ओवरटोन आइडेंटिकल होना, मतलब क्लोज पाइप का फर्स्ट ओवरटोन और ओपन पाइप का फर्स्ट ओवरटोन सेम होना। क्लोज पाइप का पहला ओवरटोन 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल होता है, और पहले ओपन पाइप का फर्स्ट ओवरटोन होता है 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल ऑफ ओपन पाइप। क्लोज पाइप का फंडामेंटल होता है V/4L, और ओपन पाइप का होता है V/2L। तो इफ यू सी वी कैंसल, 2 कैंसल। हमको पूछा था रेशियो, किसका रेशियो, क्लोज पाइप और ओपन पाइप का, क्योंकि पहले क्या मेंशन किया है, क्लोज। तो इस LC को वहां शिफ्ट कर दोगे, तो LC/L ओपन विल बी 3/4, ऑप्शन नंबर सी। Now since we have done this question already, so I will not give you time to note down, क्योंकि ये ऑलरेडी हुआ है हमारा। This is a good question. A cylindrical tube open at both the ends, मतलब ओपन ऑर्गन पाइप, दोनों एंड ओपन है,
हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी FO इन एयर। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना है FO। नॉर्मली हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं NO से, और यहाँ पे ये क्या है FO दिया है। द ट्यूब इज डिप्ड वर्टिकली इनटू वाटर सच दैट हाफ ऑफ इट्स लेंथ इज इनसाइड वाटर। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम नाउ इज। तो आइडियली पहले हमारे पास एक सिलेंड्रिकल ट्यूब था जिसका लेंथ मान लो इट वाज L। तो इमेजिन इनिशियली द लेंथ ऑफ दिस ओपन ट्यूब इज L। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है कि इसको हम लोग हाफ डिप कर देते हैं किसमें, वाटर में। कैसा, वर्टिकली। तो वर्टिकली हाफ डिप करना मतलब इस पाइप के लेंथ को हाफ करना इन शॉर्ट। और ये जो पाइप है, ये पाइप ओपन से बन गया क्लोज। तो हाफ लेंथ इज इनसाइड वाटर, मतलब द पाइप इज नाउ क्लोज एट वन एंड एंड द लेंथ अवेलेबल फॉर एयर कॉलम वाइब्रेशन इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल। इस केस में फ्रीक्वेंसी था F0 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इस केस का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना हो गया था पूछा है। ये क्लोज पाइप है, क्लोज पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मैं बोलता हूँ F डैश। क्या होता है V/4L क्लोज। तो V/4L क्लोज, लेकिन L क्लोज कितना है LO/2। अरे ये L कौन था, L ओपन था ना, तो LO लिखो या L लिखो, लेकिन L/2। तो ये क्या आ गया 2V/4। यहाँ तक क्लियर, बराबर। मतलब बेसिकली 1 और 2 था। मतलब बेसिकली अगर मेरे को इसको ऐसा लिखना है तो आई विल जस्ट डिलीट दिस एंड राइट दिस थिंग। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या। अब इस पे आ जाओ, व्हाट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप। ये V/12 कितना है FO, तो वो भी कितना आया V/12, मतलब कितना आया FO। तो नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। अगर आपने एक ट्यूब को आधा आधा हाफ वर्टिकली डिप करके रखा है, ओनली हाफ, तो पहले पाइप ओपन था, दोनों एंड पे ओपन था, तो V/12 मतलब FO। अब आधा डिप कर दिया है तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम कितना है, हाफ है। तो दिस इज व्हाट यू गेट, डन। सेम। तो ऑप्शन नंबर क्या है देख लो, व्हाट इज ऑप्शन नंबर B, नो चेंज। पहले भी FO, अभी भी FO, नो चेंज। अगला क्वेश्चन। Two passenger trains moving with a speed of 108 km per hour cross each other. Okay. One of them blows a whistle whose frequency is 750 hertz. If sound speed is 330 meter per second, then the passengers sitting in the other train after the train cross each other will hear sound whose frequency will be. तो पहले तो पूरा क्वेश्चन समझ लो। There are two passenger trains. Both are moving in opposite direction. क्योंकि अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं होगा तो क्रॉस नहीं होगा, क्योंकि दोनों का स्पीड सेम है। अगर आप बोलोगे कि ऐसा कैसा, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्रॉस कर सकते हैं, ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्पीड एक का ज्यादा होना चाहिए, एक का कम होना चाहिए। जब स्पीड सेम हो और फिर भी क्रॉसिंग बोला हो, मतलब दे शुड बी मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। एक एक ट्रेन हॉर्न ब्लो कर रहा है तो ये सोर्स हो गया, और जो पैसेंजर्स थे वो दूसरे ट्रेन के सुन रहे हैं, दूसरे ट्रेन के। तो लिसनर दूसरे ट्रेन में है। क्रॉस होने के बाद डिस्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा, क्रॉस होने के बाद कम होगा। तुम गाड़ी पे जा रहे हो, तुम्हारा स्पीड जो कुछ भी होगा, 60 होगा, 50 होगा, जो भी होगा, सामने से उतनी स्पीड से गाड़ी आ रहा है, सामने से आ रहा है, तुमको क्रॉस करके गया, डिस्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा। जब डिस्टेंस बढ़ता है तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी ये रियल फ्रीक्वेंसी से कम होता है कि ज्यादा होता है। जब रिलेटिव डिस्टेंस बढ़ता है, डॉपलर इफेक्ट में क्या सीखा हमने, जब रिलेटिव डिस्टेंस कम होता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, जब रिलेटिव डिस्टेंस बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी, तो हमारे पास एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 750। तो आंसर क्या आएगा 750 से कम। एक ही आंसर है 750 से कम, कोई सॉल्व करना ही नहीं है। लेकिन फिर भी अभी आपको लगता है कि ऐसा कैसा आ गया, तो फिर कैसा आ गया बता देता हूँ।
यहाँ पे दोनों ट्रेन्स मूविंग है विथ सेम स्पीड, एक ट्रेन सोर्स है, एक ट्रेन के पैसेंजर लिसनर है, मतलब यहाँ पे सोर्स और लिसनर का स्पीड सेम है और वो कितना है 108 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18, 18 वन जा 18 सिक्स जा 6 5 जा 30, तो दोनों का स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। एपरेंट फ्रीक्वेंसी का जनरल स्ट्रक्चर था V VL V VS इंटू N। डिस्टेंस बढ़ने वाला है तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम होने वाला है, कम होने वाला है तो न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, बराबर ना। रेशो क्या होगा <<1। हाँ तो फिर ये क्या आएगा माइनस, ये क्या आएगा प्लस, सिंपल सिंपल। इसका मतलब और V कितना दिया है 330, VL कितना आया 30, ये 330 और ये 30 और ये 750 750, ये 300, ये 300, ये 360 और ये 750, बराबर ना। हाँ तो ये 5 जा, ये 6 जा, बराबर 6 10 जा 600 है ना। हाँ 600 जा is 600, 6 10 जा is 60, 6 20 जा is 120, तो what is 6 into 120? 720, बराबर बराबर। what is 6 5 जा 30, तो what is 120 by 6 जा, इतना बता दिया मैंने 750। तो मैं वही बता रहा हूँ कि ये 125 है, 6 1 जा और 6 125 जा 750, 125 इंटू 5 625 625, तो मैंने आंसर क्या बताया तुमको 625। अब ये आता है डिफरेंस बिटवीन दोज हु स्कोर वेरी गुड, दोज हु स्कोर लेस। आपको कॉन्सेप्ट पता था, दोनों को ही पता था, उसको ही पता था क्या करना है, लेकिन क्या था कि जिसको कॉन्सेप्ट इन डेप्थ पता है कि क्रॉस होने के बाद डिस्टेंस बढ़ेगा मतलब फ्रीक्वेंसी एपरेंट ये रियल से कम होगा, तो 750 से कम होगा। तुमने पहले ही चेक कर लिया, अरे एक ही आंसर है, डन, खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड। विथ व्हाट वेलोसिटी एन ऑब्जर्वर मतलब लिसनर should move related to stationary source? कौन स्टेशनरी? सोर्स स्टेशनरी। कौन सोर्स स्टेशनरी? सोर्स स्टेशनरी। VS कितना 0। with what velocity an observer should move मतलब VL पूछा है, लिसनर का स्पीड पूछा है, relative to stationary source so that he hears a sound of double the frequency of the source, मतलब apparent frequency कितना है 2 times of real frequency, करेक्ट। डबल हियर करना मतलब apparent is 2 times of real। वैसे बाय द वे डबल मतलब डिस्टेंस कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे apparent frequency is more than real frequency, इसका मतलब डिस्टेंस शुड डिक्रीज, मतलब लिसनर शुड बी मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स। तो टुवर्ड्स और टुवर्ड्स के हो सकते हैं, अवे और अवे के आंसर हो नहीं सकते, मतलब ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सिर्फ एक ही है, ऑप्शन नंबर बी इज आउट ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है अवे। तो अगर लिसनर को डबल फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनना है तो ही हैज टू मूव टूवर्ड्स, अवे तो नहीं हो सकता। तो अब फॉर्मूला भी बता दो, एन इक्वल टू वी वी एल अपॉन वी वी एस, लेकिन वी एस क्या है 0 है, और एन टूवर्ड्स आना मतलब रेशो 1 से बड़ा होना, रेशो 1 से बड़ा होना मतलब न्यूमरेटर प्लस होना, करेक्ट। लेकिन एन ए कितना बोला है 2n, v प्लस वी एल अपॉन वी और ये n कैंसल कैंसल, ये v वहां गया तो 2v इक्वल टू v प्लस वी एल, तो 2v माइनस v इज v, तो वी एल इक्वल टू v। व्हाट इज v? स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। तो लिसनर को कितने स्पीड से मूव होना पड़ेगा? स्पीड ऑफ साउंड टुवर्ड्स द सोर्स। देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड टुवर्ड्स द सोर्स, ऑप्शन नंबर ए।
So listener has to move with speed of sound, velocity of sound towards the source. तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ये आएगा, खत्म क्वेश्चन. Next question. A source of sound is moving with constant velocity of 20 meter per second, emitting a note of frequency 1000 hertz. Source of sound is moving at a speed of 20. मतलब Vs दिया है और actual frequency emitted कितना है? 1000 है. The ratio of frequencies observed by a stationary observer while the source is approaching him and after it crosses him will be. तो पहले क्वेश्चन समझा है क्या वो अच्छे से मुझे बताओ. समझे क्वेश्चन? Source of sound is moving. Listener is stationary. Actual frequency emitted was 1000. तो जैसे अब रोड साइड में तुम खड़े हो गए, होता है, बहुत बार होता है. वी आर स्टैंडिंग एंड देन होता क्या है, कोई गाड़ी आई, वो गाड़ी आ रही है, हॉर्न बजाते बजाते आ रही है, बराबर. इसको बोलते हैं अप्रोचिंग. यही बोला है, द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑब्जर्व बाय स्टेशनरी ऑब्जर्वर व्हाइल द सोर्स इज अप्रोचिंग. और फिर ये क्रॉस होके चला गया, इसको बोलते हैं रिसीडिंग. जब अप्रोच कर रहा था तो डिस्टेंस कम हो रहा था, तो रियल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा सुनाई आएगा कि कम? ज्यादा. क्रॉस करके गया, कम. आपको रेशियो किसका पूछा है? अप्रोच बाय रिसीड. तो रेशियो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए. अगर 1000 हर्ट्ज का रियल फ्रीक्वेंसी है, जब व्हीकल अप्रोच कर रहा था तो 1000 के ऊपर सुनाई आएगा, जब व्हीकल चला गया तो 1000 से कम सुनाई आएगा, बराबर. तो न्यूमरेटर में बड़ा नंबर है, डिनोमिनेटर में छोटा नंबर है, तो रेशियो 1 से बड़ा आएगा. खत्म. देखो 8/9 तो लेस देन 1 है, तो ये तो हो नहीं सकता. 1:1 तो नहीं हो सकता. 9/10 भी नहीं हो सकता, तो हुआ कौन? 9:8, बराबर. फिर भी जैसे आपके श्योरिटी के लिए सॉल्व कर ही लेंगे, और मैं सॉल्व करके ट्रिक बता दूंगा इसका, क्योंकि ये ट्रिक आपको बाकी क्वेश्चन में काम में आ जाएगा. 2 केस बनते हैं, एक में जिसमें लिस्टनर स्टेशनरी है और सोर्स मूविंग है. एक उल्टा केस भी होता है, सोर्स स्टेशनरी है, लिस्टनर मूविंग है. और इसमें दो केसेस है. एक है अप्रोच का केस, ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी व्हेन देयर इज अप्रोच. अप्रोच मतलब जब डिस्टेंस कम हो रहा है. और एक होता है अपरेंट फ्रीक्वेंसी व्हेन देयर इज रिसीड. रिसीड, RECED, रिसीड मतलब दूर जाना, रिसीडिंग, गोइंग अवे. जब अप्रोच है तो डिस्टेंस कम है, जब डिस्टेंस कम हो रहा है तो न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है. न्यूमरेटर बड़ा होता है, लेकिन लिसनर तो रेस्ट पे था. लिसनर क्या था? रेस्ट पे था. लिसनर क्या था? रेस्ट पे था. तो फिर V और नीचे V माइनस VS. माइनस क्यों आया? क्योंकि ये डिस्टेंस कम हो रहा है. डिस्टेंस कम हो रहा है तो रेशो 1 से बड़ा होगा. रेशो 1 से बड़ा होगा तो न्यूमरेटर 1 से बड़ा होगा. और रिसीड के वक्त उल्टा होगा. रिसीड के वक्त क्या होगा? V. जब आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, क्योंकि रेशो पूछा तो डिवाइड तो करना ही पड़ेगा आपको. तो NA अप्रोच, अपरेंट फ्रीक्वेंसी व्हाइल अप्रोच, एंड अपरेंट फ्रीक्वेंसी व्हाइल रिसीडिंग. ये VN और ये VN होने वाला है कैंसल. तो V माइनस VS N, V अपॉन V प्लस VS N. V और N हो गया कैंसल. डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर चला गया, V माइनस VS. V स्पीड ऑफ साउंड इज 340 और स्पीड ऑफ सोर्स इज 20, बराबर ना. तो 340 प्लस 20 मतलब 360. 340 माइनस 20 मतलब 320. तो 360 अपॉन 320, 9/8. तो आंसर क्या आया? 9/8. दूसरा, अगली बार से ये भी नहीं करना. मैंने तो पहले तो बता ही दिया, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर है. लेकिन सपोज एक ऑप्शन होता है 10:9, तो फिर चेक करना पड़ेगा आपको. एक और ऑप्शन है जिसका रेशो 1 से ग्रेटर है. तो अभी एक चीज तुम अगर नोटिस कर रहे हो, ultimately you score well or you score less, it depends all on your approach of solving a question and how you remember formulas.
दोनों जगह पे क्या था, V था, VS था, V था, VS था। ये कब था, जब लिसनर क्या था, स्टेशनरी, तो VL इक्वल टू 0। अब उल्टा भी तो हो सकता था, सोर्स होता स्टेशनरी। फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी पे जा रहे हो, वहां पे कोई शादी चालू है, डीजे बज रहा है जोर जोर से, डीजे सोर्स, यू आर लिसनर मूविंग। पहले आप जा रहे हो, मतलब डिस्टेंस कम हो रहा है, अप्रोचिंग, फिर क्रॉस करके चले गए, रिसीडिंग, बराबर। दोनों ही एग्जाम्पल सेम है। जब तुम अप्रोच करते हो तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देता है, ज्यादा सुनाई देता है, खत्म, डन। देखो वही फॉर्मूला था कि वी प्लस वी एस अपॉन वी माइनस वी एस, उसमें लिसनर स्टेशनरी था, सेकेंड केस में सोर्स स्टेशनरी है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है, और ये क्वेश्चन भी शॉर्टकट मेथड से सॉल्व हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। तो मैं एक्चुअली सॉल्व हो ही गया है बिना बिना सॉल्व किए। टू ऑर्गन पाइप्स, ईच क्लोज्ड एट वन एंड, दोनों पाइप क्लोज्ड थे, गिव 5 बीट्स पर सेकेंड, तो 5 बीट्स है, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना है, 5 है। तो आगे क्या बोला है, when emitting their fundamental notes, if their lengths are in the ratio 50:51, 50:51, the fundamental frequencies in hertz are। देखो अब ऐसी बात है, पहले तो तुमने ये समझना है कि 50:51 रेशो का मतलब कौन से पाइप का लेंथ ज्यादा है, कौन से पाइप का लेंथ कम है। L1 का ज्यादा है, सोच के बताओ। L2 का ज्यादा है, क्योंकि L1 ये 50/51 ये लेस देन 1 होता है, 50/51 इज 0.9 समथिंग समथिंग। तो L1 इज 0.9 ऑफ L2, 0.9 मतलब 90% ऑफ L2। तो कौन बड़ा, L2, कौन छोटा। और आपको पता है फ्रीक्वेंसी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसका लेंथ छोटा हो उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, मतलब N1 की वैल्यू N2 से ज्यादा होगी कि नहीं, होगी ना। ऑप्शन देख लो, एक ही ऐसा है जिसमें पहला फ्रीक्वेंसी दूसरे से ज्यादा है, ऑप्शन नंबर ए। 255 250, 255 260 नहीं हो सकता, 260 नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो कौन है, ऑप्शन नंबर ए, बराबर। लेकिन फिर भी करना है सॉल्व, तो करो, सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन में सिर्फ आपको पूछा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज, और आपको बताया है कि 5 बीट्स है, क्लोज पाइप है, 5 बीट्स है। पहले पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में N1 मान लेता हूं, दूसरे का N2 मान लेता हूं। L1 इज लेस देन L2, अगर L1 लेस देन L2 है और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो N1 इज ग्रेटर देन N2, मतलब N1 माइनस N2, ये आ गया 5, इक्वेशन नंबर 1। दो अननोन एक इक्वेशन सॉल्व नहीं होता, दूसरा चाहिए। कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। कैसे मिलेगा, N2/N1 इक्वल टू L1/L2, तो N2/N1, बट L1/L2 तो दिया है ना, 50/51, तो N2 इक्वल टू 50/51 टाइम्स ऑफ N1, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, N1 minus 50/51 times of N1 equal to 5। 51 N1 minus 50 N1 मतलब N1 upon 51। 51 into 5 is 255, कितना है 255, तो N1 कितना आ गया 255, और N2 यहां से N2 क्या आएगा, N1 minus 5, ऑल्सो N1 minus N2 equal to 5, और N1 कितना है 255, ये इधर वो उधर, तो 255 में से 5 गया तो 250 बचा, तो N2 कितना है 250। तो पिछले अगर आप 4-5 क्वेश्चन देखोगे तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, मतलब यू कुड हैव सेव्ड दिस मच ऑफ टाइम। तो अगेन टाइम मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा, डन।
अगला क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव along a stretch string is given by y equal to 5 sin x cos of 40 pi t, where x and y are in centimeter, t is in second. The separation between two adjacent nodes is. तो सबसे पहले टू एडजेसेंट नोड्स का सेपरेशन मतलब लैम्डा बाई 2। ऊपर से ये स्टेशनरी वेव का क्वेश्चन है, तो स्टेशनरी वेव के क्वेश्चन में आपको स्टेशनरी वेव का इक्वेशन याद है क्या? पहले ये बताना चाहिए, याद है क्या था स्टेशनरी वेव का इक्वेशन? 2a, नहीं याद है स्टेशनरी वेव का इक्वेशन, नहीं याद है। तो ये याद है स्टेशनरी वेव दो वेव से बनता है, और वो दो वेव्स का इक्वेशन क्या था? ये भी नहीं याद है, a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। जिनको नहीं याद है तो ये तो याद होगा कि एक ही वेव है, वही जाता है, वही रिफ्लेक्ट होके वापस आता है। मतलब जब पहला वेव हमने लिखा था वो था a साइन ऑफ 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाई लैम्डा, और यही वेव रिफ्लेक्ट होके वापस आता है, इसको भूलना नहीं। एक्चुअली आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों को इसका एग्जैक्ट याद है सब, तो याद नहीं है, तो याद होना चाहिए। यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और इन दोनों का सुपर पोजिशन होता है तो y इक्वल टू y1 प्लस y2। मैं स्टेप्स रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज देयर इज सम रीजन। बराबर है ये, करेक्ट है ये, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इन दोनों का जब सुपर पोजिशन होगा तो इन दोनों का एडिशन होगा, और इन दोनों का एडिशन होने के बाद a निकलेगा कॉमन, तो a निकाल लिया कॉमन, और a कॉमन लिखने के बाद साइन c प्लस साइन d का फॉर्म लग जाएगा, साइन c प्लस साइन d का फॉर्म आ जाएगा यहाँ पे। हाँ तो आता है नहीं 2 साइन c माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस, नहीं साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। ये है c, ये है d। पहले प्लस होता है, तो जब प्लस करोगे तो x बाय लैम्डा की टर्म कैंसिल होगी, तो 2 पाई एन टी 2 बार आएगा, और डिवाइड भी 2 टाइम्स हो जाएगा, तो साइन ऑफ 2 पाई एन टी आ गया। बाद में कॉस ऑफ c माइनस डी होता है, जब माइनस करोगे तो 2 पाई एन टी कैंसिल होगा, माइनस एक्स बाय लैम्डा 2 पाई के साथ 2 बार आ जाएगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई एक्स बाय लैम्डा और डिवाइड बाय 2, ये हो गया कैंसल। तो कॉस के साथ क्या आ जाता है? कॉस के क्या आता है? माइनस, लेकिन कॉस क्या है? इवन फंक्शन है, तो 2 पाई एक्स बाय लैम्डा और साइन ऑफ 2 पाई एन टी, बराबर। ये बनता है आपका स्टेशनरी वेव का फॉर्मूला। उसमें ये होता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर। लेकिन हमारा जो इक्वेशन है अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे कॉस के साथ एक्स है, साइन के साथ टी है, लेकिन हमको जो इक्वेशन दिया है वहां पे साइन के साथ एक्स है और कॉस के साथ टी है। तो फिर ये स्टेशनरी वेव नहीं है क्या? ये स्टेशनरी वेव है, लेकिन डिपेंड करता है कि जो दो इंटरफेयरिंग वेव्स थे वो साइन वेव थे कि कॉस वेव थे। यहाँ पे साइन वेव है, तो अगर ये साइन वेव है तो यहाँ पे फाइनल आंसर में साइन के साथ एंटी आएगा। अगर ये कॉस वेव है तो पूरा सॉल्व करने के बाद, अभी वो पूरा सॉल्व मैं लिखने नहीं वाला हूँ यहाँ पे, ये भी मैंने लिख के दिया जस्ट बिकॉज यू नीड टू रिमेम्बर, नहीं तो ये नहीं होना चाहिए। यू हैव टू नो बाय योरसेल्फ। जेई नीट का प्रिपरेशन ऐसा नहीं होता है, यू नीड टू रिमेम्बर दिस। तो मैंने क्या बोला, अगर साइन साइन था तो एन के साथ साइन था, कॉस कॉस है तो एन के साथ कौन है? ये हो गया आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। और गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन क्या है? 5 साइन एक्स कॉस ऑफ 40 पाई टी, कॉस ऑफ 40 पाई टी। जब तुम कंपेयर करोगे यहाँ पे क्या है? 1, तो 2 पाई बाय लैम्डा क्या है? 1। एक्चुअली क्वेश्चन में करेक्शन है, क्वेश्चन में एक्चुअली यहाँ पे 2 पाई बाय 3 आना चाहिए था, प्रिंट नहीं हुआ।
नहीं तो आंसर नहीं आएगा, आपका आंसर मैच नहीं होगा। करके देख लो, पहले वो करके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं। आपको क्या पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड्स, मतलब क्या पूछा है, λ/2। तुम कंपेयर करोगे, तो तुमको क्या मिलेगा यहाँ से, 2π/λ क्या मिलेगा, 1। तो लैम्डा कितना मिलेगा, 2π। हमको क्या चाहिए, λ/2, तो 2π/2, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। 3.14 तो आंसर में है नहीं, है क्या, नहीं 3 सेंटीमीटर, लेकिन 3.14 नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे करेक्शन है। यहाँ पे 2π अगर 3 लिखता हूँ, तो आप कंपेयर करोगे तो 2π/λ कितना आता है, 2π/3। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो लैम्डा की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 3। 3/2, 3/2, 1.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। तो दैट इज वाई इक्वेशंस का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तब समझ में आएगा कि यहाँ पे कुछ करेक्शन भी करना है। तो 2π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, at what temperature will the speed of sound in air be 3 times its value at 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ, हमने पहले ये क्वेश्चन सॉल्व किया है फॉर 2 टाइम्स। एट व्हाट टेम्परेचर विल द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बी 2 टाइम्स इट्स वैल्यू एट 0 डिग्री सेल्सियस, किया है हमने सॉल्व। तो अब स्पीड ऑफ साउंड इज अंडर रूट ऑफ गामा RT/m। गैस सेम है तो गामा सेम है, आर तो वैसे भी कांस्टेंट है, लेकिन गैस सेम है तो एम भी सेम है, तो v इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ t, तो v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू t, तो T2/T1 इक्वल टू V2/V1 का स्क्वायर। सिर्फ एक चीज याद रखना, ये T जो होता है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, मतलब केल्विन स्केल में होता है। तो T2 इक्वल टू V2 कितना बोला है, 3 टाइम्स ऑफ V1 इंटू T1। T1 की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273। 3 का स्क्वायर कितना, 9, तो 9 इंटू 273। अब थोड़ा यहाँ से केयरफुल होना चालू हो जाओ, आंसर केल्विन में नहीं है, आंसर किसमें है, डिग्री सेल्सियस। अब मैं एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ, कैलकुलेशन का ट्रिक है वो, ये किसमें है। तो तुमको जब डिग्री में जाना हो तो क्या करते हो, मल्टीप्लाई नहीं करते, -273 करते हैं। नहीं, मैं वही तुमको बोल रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छे से समझ लो कैलकुलेशन कैसे कम होते हैं। हमारे पास 9 इंटू 273 था, वो केल्विन में था। जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा वॉट एवर इट इज, पहली बात तो ये 2000 के ऊपर जाएगा, क्योंकि 270 इंटू 9 ये 24-2500 की रेंज में आता है, 24-2500 की रेंज में आता है ये, सही है, केल्विन में है, बराबर, करेक्ट। हमको डिग्री में कन्वर्ट करना था, हमने क्या किया, -273। 9 इंटू 273 -273 मतलब 8 इंटू 273, सही है कि नहीं, 8 इंटू 3 24, मतलब आखिरी में 4 दिखना चाहिए और आंसर 2000 के ऊपर होना चाहिए, 4 और 2000 के ऊपर, ऑप्शन नंबर सी हो गया। कहीं पे भी बाकी आंसर में 4 और 2000 के ऊपर नहीं है, क्योंकि 8 इंटू 27 ये खुद ही 2000 के ऊपर है, तो आंसर क्या आएगा, 2184 डिग्री सेल्सियस। इफ यू डू नॉट बिलीव, हाँ तो कैलकुलेटर से करके दिखा देता हूँ, 273 इंटू 8 कितना आ गया, 2184 डिग्री सेल्सियस। Next question and the last question and the most interesting and most simple question of all. ऐसा क्वेश्चन क्लोज्ड पाइप के लिए भी आएगा, मैं सिर्फ ओपन का लेने वाला हूँ। A pipe 30 centimeter long is open at both the ends. Which harmonic mode of pipe resonates at 1.1 kilohertz source? Speed of sound in air is 330 meter per second. उन्होंने आपको एक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बता दी है 1.1 किलो, किलो मतलब 10⁻3, मतलब 1100 इन शॉर्ट। ये कौन से मोड का है वो बताया नहीं, वो पूछा है। तो आपको याद होगा मैंने आपको मोड, पीथ मोड का फ्रीक्वेंसी बताया था, पीएन। पी प्लस नहीं, वो ओवरटोन होता है, ओवरटोन एक एक आगे चलता है, फर्स्ट ऑर्डर में सेकंड हार्मोनिक, सेकंड ऑर्डर में थर्ड हार्मोनिक। मैंने मोड का बताया था, कल ही बताया था। तो ये मान लो कि पीथ मोड का फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि हमको पता नहीं ना, हमको तो पूछा है कौन सा मोड है, तो कौन सा मोड है, पीथ मोड है।
बराबर। आपको अभी मैंने बताया पीथ मोड का फ्रीक्वेंसी होता है पी इंटू फंडामेंटल, तो ये एनपी कौन है, पी इंटू फंडामेंटल है, कितना है 1100 है। लेकिन पाइप क्या था, ओपन था दोनों एंड्स पे, तो V बाय 12 इक्वल टू 1100। लेकिन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दिया है 330 अपॉन 2 इंटू लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर, मतलब 0.3 मीटर ना, बराबर। इक्वल टू कितना आएगा 1100, इक्वल टू कितना है 1100 मतलब 11 इंटू 100, 11 इंटू 100। और ये 330 को भी क्या लिखूंगा मैं 33 इंटू 10। यहां तक क्लियर। ऐसा क्यों किया, सिंपल रीजन था उसका। वन जा 10 10 100 100 100 बचा कौन, P बाई 2 इक्वल टू क्या आ गया 1, तो P कितना आ गया 2, तो कौन सा मोड है, सेकेंड मोड है, तो ऑप्शन बी, क्वेश्चन खत्म। That is the end of CET part of this chapter.